सो कल के टॉपिक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत कल वाले टॉपिक्स में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आपकी ना एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स गिवन है, उसके अंदर बात करी गई है पेट्रोलियम रिफाइनरी की। तो पहले आप लोग मुझे बताओ ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है? हाँ जी अदिति, मन्नत बताओ। पेट्रोलियम तो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो होता है सारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें से। ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्लांट है। क्या है? एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, मतलब एक इंडस्ट्री जैसा काम कर रहा है, वो फैक्ट्री जैसा काम कर रहा है। अब ये फैक्ट्री क्या काम करती है? ये क्या करती है, हमारा क्रूड ऑयल जो होता है उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल लेती है। क्या निकाल लेती है? यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल लेती है। क्या कर लेती है? और इसी क्रूड ऑयल को कह सकते हैं कि क्लीन अप भी यही करती है। क्या करती है? क्लीन अप भी यही करती है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हमने क्या बोला, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्लांट है। ये इंडस्ट्रियल प्लांट क्या करता है? क्रूड ऑयल को क्लीन करता है, पहला काम। और दूसरा, क्रूड ऑयल को क्या करता है? उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल कर देता है। क्या करता है? यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल कर देता है। पर बात आती है कि ये क्रूड ऑयल क्या है? बात आती है कि मैम ये क्रूड ऑयल तो हमें समझ आ गया कि क्रूड ऑयल को क्लीन कर रहा है, क्रूड ऑयल में से इंपॉर्टेंट चीजें लेके निकाल रहा है, बट क्रूड ऑयल क्या है यहाँ पर? अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो डीप इनसाइड द अर्थ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीप इनसाइड द अर्थ से क्या कर रहे हैं? इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही डार्क इन कलर है, थिक है और बहुत सारी इसमें चीजों का मिक्सचर है। क्या है? बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। सो बेसिकली क्रूड ऑयल क्या है? इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के डीप इनसाइड से हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये बहुत ही डार्क था, थिक था एंड वाज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। तो क्लैरिटी से हमें कुछ भी इसका यूज नहीं दिख रहा था, बट हमने देखा कि जब हम इसी क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? क्लीन अप करते हैं, सेपरेशंस करते हैं, इसकी यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोग को ऑब्टेन हो सकते हैं। आई बात समझ? अदिति समझ आया बेटे? मन्नत आप लोगों को आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आप लेट आए हो, आगे से मत होना बेटा। हाँ मुझे पता है, मैंने मैसेज देख लिया था। अब हम बात करना शुरू करें। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स इसमें गिवन है पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में। सो व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी? यहीं से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक पहुंचेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। हम लोगों ने बोला कि अर्थ के डीप सरफेस के अंदर से, डीप फ्रॉम द अर्थ वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल। वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? क्रूड ऑयल एक ऐसा थिक ऑयल है जो कि हमें ऑब्टेन हो रहा है अर्थ के डीप इनसाइड से। बहुत ही डार्क इन कलर है, बहुत ही ज्यादा चीजों का ये मिक्सचर है, ये बहुत सारी चीजों का इकट्ठे मिक्सचर है, तो इसीलिए हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसी मिक्सचर को, जिसे हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं, इसे हम क्लीन करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसमें से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। इसके यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले हमारी पेट्रोलियम गैस। क्या आती है हमारी? पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। एलपीजी किसके काम आ रहा है? फूड बनाने के काम आ रहा है। किसमें काम आ रहा है? हमारा फूड बनाने में काम आ रहा है। दूसरा किस में आते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल किसके लिए? ये एक फ्यूल की तरह काम करता है, हमारे कार्स के लिए, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए काम करता है। ठीक है जी। हमारा डीजल, ये भी एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है कि नहीं? हमारा केरोसिन, केरोसिन क्या करता है? एयरप्लेन्स, जेट्स में, स्टोव्स में भी काम होता है केरोसिन का, बहुत ज़्यादा पहले होता था। ठीक है। इसके अलावा कुछ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या करते हैं? सरफेस को फ्रिक्शन लेस बनाते हैं, जो ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है उसको कम कर सकते हैं। और एक होता है हमारा बिटुमिन। बिटुमिन बेसिकली पता है कहाँ यूज होता है? आपने देखा है जब सड़कें बन रही होती है तो कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का बिछता है, वो बहुत चिप चिप सा होता है, तो जब उसके ऊपर पैर रखते हो तो आपके पैर चिपकते हैं, तो उसमें वो ऑयल जो होता है उसमें बिटुमिन कहते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काम आता है हमारे को, वो बिटुमिन होता है। क्लियर है? एक बार फटाफट से इसको रिकैप करें, मैंने क्या बोला?
मैंने बोला कि हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है, हमारे क्रूड ऑयल को यूजफुल बना रही है। उसमें ऑलरेडी यूजफुल चीज़ें हैं, बट उन्हें क्लीन करके यूजफुल प्रोडक्ट सेपरेशन के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। उन्हें हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके यूजफुल बनाएंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है वो थिक है, डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस के हम लोग को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी। एलपीजी का काम क्या होता है, हमारा जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गैस की तरह खाना से बना सिलेंडर्स में भरा जाता है एलपीजी। पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं, जितने भी हमारे कार्स हैं, हमारे व्हीकल्स, उसमें क्या यूज हो रही है, पेट्रोल और डीजल यूज हो रहे हैं। हमारा केरोसिन ऑयल जो है वो लैंप्स में पहले यूज किया जाता था, जेट प्लेन्स के अंदर यूज किया जाता है, एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है किसी भी सरफेस को क्या कराने में हेल्प करता है, स्मूथ फ्रिक्शनलेस बनाने में हेल्प कर देता है। विटामिन जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प कर देता है। इतना समझ आ गया सबको? ब्लैक का वो जो मतलब ऐसा जो चिप सा लगता है उसको आप कभी टच करोगे तो उससे आप हाथों में कुछ चिप सा लगेगा, आपको कुछ ऑयल सा लगेगा, वो विटामिन होता है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि इन्हें हम सेपरेट कैसे करें। क्या हम क्रिस्टलाइजेशन जैसी प्रोसेस से कर पाएंगे? नहीं भाई, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट हमें पता ही नहीं है कुछ भी, अभी तो नहीं पता है ना। फिर बात आती है मैम डिस्टिलेशन कर लो, भाई कर लेंगे, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये एलपीजी, इन सब के जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा पास हैं। तो अगर इतने पास बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं तो हम टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस के लिए, तो डिस्टिलेशन भी हमारा कैंसिल होगा, कि डिस्टिलेशन से भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बेटे, समझ आया? तो फिर हमने दिमाग में लेकर आया एक नया तरीका, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डन। आपकी आवाज थोड़ी चलो एक बार समझिए इसको, बहुत आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये किसका सेटअप है, हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसको अच्छे से समझना, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, आप आराम से बनाना। ठीक है दीदी, हेजल, नीरम, मन्नत, ठीक है बच्चा, स्टार्ट करिए। तो ये है हमारा एक फर्नेस। फर्नेस पता है ना क्या होता है, क्या होता है? वो कोयला वाला जो हाँ, उसमें क्या होता है, बर्न होता है, बर्निंग, हीटिंग होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीटिंग होती है। तो हमने क्या करा, यहाँ से अपना एक पाइप से क्या डाला, क्रूड ऑयल डाला। क्या डाला, किसके अंदर डाला हमने, फर्नेस के अंदर। किसमें डाला, हमारे, और वहां पर वो क्या हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा हीट। क्या हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा हीट। फिर उस पाइप से उसको हम एक ऐसे सिस्टम में लिख के, जिसको हमने क्या बोला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या था, या फिर डिस्टिलेशन कॉलम क्या था, इसमें ध्यान सुनना। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3, ये सारे लेवल्स दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं इसमें लेवल्स में मेरे बच्चा? तो अब क्या होगा कि ये क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस है। इसमें एलपीजी भी है, बिटुमिन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। उनका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, बहुत आसपास है, बट वो सारे कंडेंस जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रहे हैं। कंडेंस जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहे हैं। ध्यान सुनना, हम लोगों ने डिस्टिलेशन में किसके ऊपर बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर बात की थी, बॉइलिंग। अब हमने कहा इनके बॉइलिंग पॉइंट तो जो है वो बहुत ही ज्यादा पास है, तो हमें दिक्कत आ जाएगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन चीजों को सेपरेट करती है जिन चीजों के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत पास होते हैं। कितने पास, लेसर देन 25 डिग्री सेल्सियस का इनमें डिस्टेंस जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सोचो अगर कोई दो चीजें उनमें सिर्फ 10 डिग्री का, एक 100 डिग्री पे हो रहा है और दूसरा जो है वो 90 डिग्री पे हो रहा है बॉइल, तो ये बहुत कम है ना बीच में गैप। तो ऐसी चीजें जिनमें गैप जो है बॉइलिंग पॉइंट का, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि अगर ज्यादा होगा फिर तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज होगा जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस
लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एलपीजी, इन सब के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था वो 25 डिग्री से काफी कम था। डन 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 डन। चले आगे। अब हमने क्या करा, जब हमने इसमें से क्रूड ऑयल डाला, यहाँ पे फर्नेस में बहुत ज्यादा हीट हो गया, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट तो चलो इनके लगभग सेम ही है, बट ये कंडेंस क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होंगे। यहाँ पर ये क्या बन गए, वेपर्स की फॉर्म में बन गए, बट वेपर से लिक्विड ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं। वेपर से लिक्विड ये डिफरेंट टेम्परेचर से होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने कहा लिक्विड से वेपर तो ये भाई पास के टेम्परेचर पे ही होते थे, बट जब वेपर से लिक्विड होना है तो कंडेंस डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होंगे। ये आई बात समझ बेटे, दे विल बी कंडेंसिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, ये जो लोअर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हॉट होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट। बॉटम वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हॉट। और जो टॉप वाला होता है वो बहुत क्या होता है, कंपैरेटिवली कूलर। क्या होता है, कंपैरेटिवली। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर्स ये अपने अपने लेवल्स पे क्या करेंगे, जा जाके कंडेंस। मतलब एलपीजी अभी यहाँ पर भी क्या रहेगा, वेपर रहेगा, यहाँ पे भी वेपर है, यहाँ पे भी वेपर है, यहाँ पे वो हल्का कम वेपर हो रहा है, यहाँ पे जाके एलपीजी जो है पूरा कूल होकर क्या बन जाएगा, वापस लिक्विड बन जाएगा। बट बिटुमेन यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाएगा। आई बात समझ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिर से बता रही हूँ, हमने क्या करा, ये कहाँ यूज कर रहे हैं, हमने बोला हमें अर्थ के डीप इनसाइड से कुछ थिक सा ऑयल मिला जिसे हमने क्रूड ऑयल कहा, जिसमें बहुत सारी चीजों का यूजफुल सब्सटेंसेस का क्या था, मिक्सचर था। अब हमने क्या करना था, उनको सेपरेट करके यूजफुल काम के अंदर लेकर आना था। तो हमने क्या करा, उस क्रूड ऑयल को एक फर्नेस के अंदर डाला और वहां पर उसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया और वो ऑयल क्या बन गया, वेपर्स की फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, ऑयल जो था वो वेपर्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब वो वेपर्स हम लोग इस कॉलम में से लेके गए जिसको हमने क्या बोला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोला। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लोअर वाला जो हिस्सा था वो बहुत कंपैरेटिवली हॉटर था और टॉप वाला हिस्सा जो था वो कूलर था। नीचे वाला क्या था, हॉटर था, ऊपर वाला क्या था, कूलर था। तो जो ऑयल हमारा जिस टेम्परेचर पर कंडेंस हो रहा था उस हिसाब से वो ऊपर जाता गया और कूल होता गया। अब देखो, अब केरोसिन की बात करते हैं। ये यहाँ पे आया क्रूड ऑयल से, यहाँ पर आया वेपर की फॉर्म में केरोसिन। केरोसिन यहाँ पे भी क्या था, वेपर, तो भाप के तो ऊपर जाता रहा, यहाँ पे जाता रहा। अभी यहाँ पे भी केरोसिन क्या है, वेपर। अभी उसको टेम्परेचर नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। जब वो इस पॉइंट पे आया तो उसको क्या मिल गया, अपना डिजायर्ड टेम्परेचर, और वो सीधा क्या आ गया, केरोसिन बाहर आ गया इस पॉइंट से। आई बात समझ। बट ये जो अब ये जो गैप से इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं बताती हूँ बच्चे, ये जो है वही मेंटेन कर रहे हैं ना, नहीं तो ये तो आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगी चीजें वापस। तो वेपर जो लिक्विड है वो यहाँ पर कलेक्ट होकर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं वो। नहीं, ये जो ऐसे टी सा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं बेटे, टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है जी। तो जैसे हीट ऊपर भी तो पास हो सकती है। क्या चीज बच्चे, जैसे बॉटम में बहुत ज्यादा गर्म है तो वो हीट ऊपर भी तो पास हो सकती है। बच्चे तभी तो ये टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं हर लेवल पे, तभी तो ये इनका काम क्या है फिर, इन्होंने हर लेवल पे अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। इन्होंने इतनी कूलिंग देनी है कि वो इस टेम्परेचर पे लेकर आए एलपीजी वाले कंडेंसिंग के फॉर्म। यहाँ पे उतनी हॉटनेस मेंटेन करके रखनी है उन्होंने, इसमें टेम्परेचर सेटिंग होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स के अंदर भी। ठीक है जी, समझ आया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड टू सेपरेट डिफरेंट solutes and solvents in case of a homogeneous mixture in which all the things which are present are having a difference of less than 25 degrees Celsius. Less than 25 degrees Celsius. So we are going to pass the crude oil from here. Here there is a furnace where vapors will be created. These vapors are going to pass through this fractionating column. Each vapor, each type of vapor, जो जैसे LPG का वेपर है, केरोसिन का है, पेट्रोल का है, they are going to condense at different temperature. तो जिस भी टेम्परेचर वो कंडेंस होंगे उस लेवल तक वो पहुंचेंगे। कंडेंस हुए, कंडेंस होने का मतलब है वेपर से लिक्विड बनना, लिक्विड बने और यहाँ से बाहर। LPG अभी भी लिक्विड नहीं बना था तो वो और ऊपर क्या, यहाँ पे बन के लिक्विड तो यहाँ से
बाहर हो गया. So that's how we are going to separate different substances in case of fractional distillation. कोई दिक्कत? मैम, अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले को करना तो वो हो जाएगा इसमें? हाँ, वो भी हो जाएगा, और हम करते नहीं है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है. इसमें कॉस्ट ज़्यादा है तो हम ये क्यों करेंगे, फिर हम डिस्टिलेशन करते हैं उसमें कॉस्ट कम लग रही होती है. ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा जिसको डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क नहीं समझ आया? डिस्टिलेशन का मतलब बेटे क्या होता है समझो. डिस्टिलेशन का मतलब है कि अगर सब्सटेंसेस में बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे एसीटोन और वाटर था हमने लिया, या फिर अल्कोहल और वाटर लिया, सॉल्ट एंड वाटर लिया हम लोगों ने, उनमें 25 डिग्री से कहीं ज़्यादा गैप था, तो हमने क्या करा, उनके मिक्सचर को हीट करा, वो वेपर की फॉर्म में बना. जो भी पहले बॉयल होना था वो पहले वेपर बन गया, उसको हमने कंडेंस करा और लिक्विड की फॉर्म में हम उसको ले आए वापस. तो इस तरह सेपरेशन हो रही थी. बट इस केस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस था, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, वो बहुत ही कम था. तो हमने क्या करा, उसको हीट करके वेपर्स की फॉर्म में लेके गए. बट यहाँ पर हमने कॉलम्स बना दिए. यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट नहीं यूज करे, हमने वो पॉइंट यूज किए जहाँ पर वो कंडेंस होते हैं. क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट करते हैं टेक्निक, दैट इज क्रोमैटोग्राफी. ये हमारी लास्ट टेक्निक है जो होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने में यूज होती है. पहली टेक्निक कौन सी सीखी थी, फटाफट से बताओ? क्रिस्टलाइजेशन. दूसरी क्या सीखी थी? इवेपोरेशन के क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन एक जैसे हैं. और डिस्टिलेशन. उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब लास्ट करेंगे हम, दैट इज क्रोमैटोग्राफी. वो मतलब ऐसा इंक वाली होती है ना? हाँ, वो इंक वाली होती है. तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम मुझे लिख कर दोगे 10 डिफरेंसेस, नहीं चलो 8 डिफरेंसेस, 6 या 8, 6 to 8 डिफरेंसेस आपको लिख के देने हैं मुझे बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. इवेपोरेशन और बॉइलिंग में तुम मुझे डिफरेंसेस बताओ. हम इसको डिस्कस भी करते हैं अभी थोड़ी देर में, कल डिस्कस कर लेंगे इसको, मुझे याद करा देना बस. ठीक है, इवेपोरेशन लिख लो कहीं पर. इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में आपको मुझे डिफरेंसेस बताने हैं. ठीक है, so let us start with our next separation techniques, that is chromatography, जिसके अंदर हम particularly इस बार पेपर क्रोमैटोग्राफी को पढ़ेंगे. so chromatography जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से आई है. ये ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव करी गई है. 2 ग्रीक वर्ड्स हैं वो. पहला है क्रोमा. क्रोमैटोग्राफी का पहला जो टर्म है क्रोमा, उसका मतलब होता है कलर. इसका मतलब क्या होता है? कलर. और दूसरा ये आया है ग्रेफीन से. किससे आया है? ग्रेफीन. ग्रेफीन का मतलब होता है राइटिंग. ग्रेफीन का मतलब क्या होता है? राइटिंग. तो ये ऐसा नाम क्यों दिया गया? कोई तुक्का मार के मेरे को बताना चाहे? क्योंकि ये मतलब ऐसा जो इंक यूज होती है वो राइटिंग के लिए यूज होती है, और इसके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो कि ब्लैक बनाता है, तो फिर वो उसको जो सेपरेटिंग होती है तो फिर वेरी गुड. तो क्रोमैटोग्राफी जो है 2 ग्रीक वर्ड से आई, क्रोमा एंड ग्रेफीन. कितने वर्ड से आई? 2 ग्रीक वर्ड से, क्रोमा एंड ग्रेफीन. क्रोमा का मतलब क्या था? कलर. क्रोमा का मतलब क्या था? कलर. एंड ग्रेफीन का मतलब क्या था? राइटिंग. तो बेसिकली वो ये कहना चाहती कि राइटिंग के लिए हम लोग डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली अगर जैसे ब्लैक कलर की एक इंक गिर जाए, सोचो एक ब्लैक कलर का आपने स्केच पेन लगाया यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर आप 1 ड्रॉप पानी डाल दो, आप देखोगे वो ना डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड होता है. उसके बहुत सारे कलर्स निकलते हैं उस ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक कलर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी अदर कलर्स. ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स. इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स. कोई दिक्कत यहाँ तक? या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस. कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, जैसे कि इंक हो गया, कोई डाई हो गई, हमारे पास कुछ पिगमेंट्स हो गए, उनको सेपरेट करने का काम कैसे कर सकते हैं हम? थ्रू क्रोमैटोग्राफी. थ्रू क्रोमैटोग्राफी. तो अगर हमें कुछ कलर्स को सेपरेट करना है, क्या करना है? कुछ कलर्स को या पिगमेंट्स को सेपरेट करना है, so we'll be using chromatography. We'll be using chromatography. What is chromatography? Chromatography जो है 2 ग्रीक वर्ड से आई है. Chroma means color and graphene means writing. So it is used to separate different colored substances like dyes and inks. हमने कहा जैसे कि अगर हम एक ब्लैक कलर का इंक का डॉट मारते हैं और उसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप लगा दे, तो डिफरेंट कलर से हम लोग को दिखेगी बाहर निकलते हुए. ऐसे दिखेगा डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं.
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक कलर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स। तो सोचो मेरे को ऐसा करना होगा कि उस ब्लैक कलर में से अपने सारे कलर्स एक एक करके सेपरेट करने होंगे। तो मैं कैसे कर पाऊंगी? थ्रू क्रोमैटोग्राफी। थ्रू क्रोमैटोग्राफी। समझ आया? इसमें क्या होता है? डिफरेंट कलर्स स्प्रेड आउट एंड बिकम विजिबल ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्योंकि हम पेपर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट कलर्स जो है वो सेपरेट होते रहते हैं और वो सेपरेट होने के बाद हम लोग अलग अलग दिखते हैं पेपर के ऊपर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम बट एक डाउट है। हाँ जी। अलग अलग क्यों करना होगा? अब सोचो मुझे क्या करना था? स्पिनिच लीव्स लेने थे, उसमें से पर्टिकुलरली मुझे क्लोरोफिल चाहिए था। ग्रीन कलर के पत्ते हैं, मुझे इसमें क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट करने अपने लैब के अंदर के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैंने इनको क्या यूज़ करना पड़ गया? क्रोमैटोग्राफी यूज़ करनी पड़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर मुझे देखना था कि क्या इन ग्रीन पत्तों के अंदर, सोचो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट आया, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि मैम आप तो ये कहते हो कि ग्रीन पत्तों में सिर्फ क्लोरोफिल के अलावा बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी होते हैं। कोई भी ग्रीन पत्ता अगर जैसे स्पिनिच जैसे लीव्स ले लोगे तो मैम उसके अंदर तो ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। तो आप ये प्रूफ कैसे कर सकते हो मुझे? ये तो सिर्फ ग्रीन कलर का दिख रहा है ना मुझे। एक स्पिनिच का पत्ता मुझे सिर्फ कौन सा कलर का दिख रहा है? ग्रीन कलर का दिख रहा है, बट उसमें ऑरेंज और येलो कलर के भी तो पिगमेंट्स होते हैं। मैम प्रूव करो। तो मैं क्या करूंगी? पेपर क्रोमैटोग्राफी करके दिखा दूंगी। मैं क्रोमैटोग्राफी करूंगी और कहूंगी देख भाई इसमें से कितने कलर्स निकले। इसमें से निकला ना ऑरेंज कलर, इसमें से निकला ना येलो कलर। आई बात समझ? तो हम लोग को डिटेक्शन करनी है कौन से कलर्स हैं इसके अंदर। फ्लावर के पेटल्स में से कोई कलर एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर। मुझे लगा यार ये वाला कलर तो बड़ा अच्छा है फ्लावर का, इसमें से पर्टिकुलर मेरे को मेन इंग्रेडिएंट वाले कलर्स देखने ताकि मैं और ऐसे हाइब्रिड्स बना सकूं। तो मैं क्या करूंगी? पेपर क्रोमैटोग्राफी करके देख लूंगी। ठीक है जी, तो पेपर क्रोमैटोग्राफी समझ आया? तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। डाई हो गई, इंक हो गई। ठीक है, अब ये बहुत आसान है। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, क्रोमैटोग्राफिक पेपर लिया। क्या लिया? एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर। इसको हम लोग फिल्टर पेपर भी कह देते हैं, फिल्टर पेपर की भी यूज कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफिक पेपर की जगह हम लोग फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। वो होता है 3 सेंटीमीटर थिक। ये स्ट्रिप कितनी की होती है? 3 सेंटीमीटर थिक होती है। कितनी थिक होती है बच्चे? अदिति समझ आ रहा है आपको? 3 सेंटीमीटर। अदिति, अदिति आपको समझ आ रहा है बेटे? अच्छा हमारा होगा। ठीक है, अच्छा। तो हमने क्या करा है? क्रोमैटोग्राफिक पेपर लिया इसको, या इसकी जगह हम लोग फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते थे। वो कितना था? 3 सेंटीमीटर थिक था। कितना था? 3 सेंटीमीटर थिक। अब हमने क्या करा? बॉटम से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा दी। क्या लगा दी? 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा दी। मैंने वो लाइन किससे लगाई? पेंसिल से लगाई है भाई, ये बात ध्यान रखना है, एक प्रिकॉशन है ये। मैंने वो लाइन किससे लगाई है? पेंसिल से। पेन से क्यों नहीं लगाई? चलो बताओ। क्योंकि पेन में तो इंक ही होती है तो फिर वो कोई फायदा ही नहीं है। अगर मैंने पेन से लगाया तो उसकी इंक जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। आगे तो मैंने इसमें ना वाटर यूज करना है तो उसमें डिसॉल्व हो जाती है और मेरा जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो हैम्पर हो जाता। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या करा? एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर लिया, उसकी जगह हम फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का ये थिक था, 3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप थी मोटी, और उसमें हमने क्या करा? 2 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से लाइन खींच दी। एक पेंसिल से लाइन खींच दी। उस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक ब्लैक कलर की इंक का डॉट लगा दिया। क्या करा? एक ब्लैक कलर की इंक का डॉट लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का से देख लो। अब क्या होगा? मैंने एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। क्या हाँ बीकर ले सकते हैं इसके अंदर। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसमें पानी भर लिया। कितना पानी लिया? बिल्कुल थोड़ा सा, कि इसकी बिल्कुल सिर्फ इतनी सी डिप ही हो, बस इतनी सी डिप हो, इससे ज्यादा नहीं। हमने ध्यान रखना है कि इस लाइन से ऊपर ना जाए पानी या फिर इस डॉट पे ना पानी आता हो। ये बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल इतना पानी हमने भर लिया, इतना भर लिया पानी। डन? हमने इस डॉट को तो कुछ नहीं किया ना अभी तक। आई बात समझ? हमने क्या बोला अभी तक समझ आया? क्रोमैटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि कलर्ड सब्सटेंसेस को क्या करवा सकती है? सेपरेट करा सकती है। जैसे डाइज हो गई, इंक्स हो गई, फ्लावर के पेटल में से कलर सेपरेट करने हैं मुझे, किसी पत्ते में से उसके पिगमेंट्स को जानना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? क्रोमैटोग्राफी यूज करूंगी। क्लियर है इतना? क्रोमैटोग्राफी ग्रीक वर्ड से आई है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफीन जिसका मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, एंड ये जो है डिफरेंट कलर्स जो है वो पेपर के ऊपर क्या हो जाते हैं कि करके सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं।
इतना समझ आ गया बेटे। हमने क्या करा इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमने एक 3 सेंटीमीटर थिक 3 सेंटीमीटर की जिसकी क्या होगी विड्थ होगी, ऐसा एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया और उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से लाइन बना दी, इंक से नहीं बनाई, ताकि आगे कोई भी हम लोग की एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई हैम्पर ना हो। सेंटर पे क्या लगा दिया हमने, ब्लैक कलर का इंक डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, ब्लैक कलर का इंक डॉट लगा दिया। फिर हमने उसको पानी के अंदर डाला, कितना पानी, बिल्कुल इसकी टिप बिल्कुल पे आए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पानी डाल दिया या फिर इतना पानी में डाल दिया, बिल्कुल हल्का सा टच हो, जहाँ तक पानी का लेवल नहीं आना चाहिए, ये गलतियाँ नहीं करनी है। बिल्कुल इतना सा पानी कि इसके ना डॉट पे टच करो, बिल्कुल दूर से, ठीक है। अब क्या होगा, कोई मेरे को हेल्प मैंने उससे भी कलर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं फिर किस पे बेटे, सेपरेशन पे जो पेपर पे सारे कलर्स आ रहे हैं तो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। बेटे पेपर से एग्जैक्टली नहीं हो पाते, बट हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलावा भी बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली डिटेक्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है, ओके डन। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, मैं एक बार ना जब अपने कॉलेज टाइम में थी ना, तो मेरे कॉलेज में हम लोग को एक विजिट पे लेके गए थे और वहाँ पूरा क्रोमेटोग्राफी यूनिट था। तो उन्होंने हमें बताया था कि जब मेडिसिन बनती हैं, जब आपका जो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर कितनी अडल्ट्रेशन है, कितने केमिकल्स मिले हुए हैं, कितने कलर सब्सटेंसेस फूड कलर्स डाले हैं, वो भी हम इसी टेक्निक से देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की। और उनके पास बहुत बड़ी मशीनरी थी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी को। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो फूड इंडस्ट्री तक में यूज़ हो सकती है। मैम ये करवाया हुआ मैम ने साइंस लैब में। करवाया हुआ आप लोग को? ये तुम लोग घर पे भी कर सकते हो, तुम अपने घर पे ट्राई करना, जैसे फिल्टर पेपर साइंस लैब से ले आना, नहीं तो मैं तुम्हें करवाऊंगी ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक सेकंड रुको। अब बात करते हैं कि वाटर किस तरह से एक्ट कर रही है। वाटर क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, क्या है ये? तो वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हियर, वाटर इज एक्टिंग एज अ, देखो याद रखना कि हर चीज की सेपरेशन के अंदर हम वाटर को ही सॉल्वेंट नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अल्कोहल भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट बनता है कई चीजों के अंदर। जब आप अपनी हायर स्टडीज में जाओगे ना, तो पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में। अगर आपने आगे केमिस्ट्री पढ़ी ना, तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि सिर्फ वाटर एक सॉल्वेंट नहीं है, हमारे पास अल्कोहल कई बार बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है कई चीज़ों के लिए। कई चीज़ें अल्कोहल में ज़्यादा बेटर डिजोल्व कर पाती हैं। हमें यही देखना है कि वो क्या करें, इंक्स को क्या करवाना है, डिजोल्व करवाना है बेसिकली हमने, ठीक है जी। तो हम लोग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। हम कभी कभी सॉल्ट इन वाटर भी यूज़ कर लेते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कुछ फिक्स नहीं है, बट इसके लिए हमने इंक के लिए पर्टिकुलरली वाटर को लिया हुआ, क्लियर है। अब ये जो पेपर है ना, उसमें छोटी छोटी क्या रहती है, टाइनी स्पेसेस रहती है। क्या रहती है, टाइनी स्पेसेस। जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है या फिल्टर पेपर है, उसमें क्या रहती है, कुछ टाइनी स्पेसेस। अब पानी उन टाइनी स्पेसेस में क्या करता है, टिक 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 मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। इसी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को, सुनो ध्यान से, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द टाइनी स्पेसेस ऑफ द पेपर इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। नई टर्म है, सुन लो अच्छे से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, हमने कहा कि ये जो पेपर है, फिल्टर पेपर है या क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इट स्टिल हैज few tiny spaces and the water moves upward through these spaces. इसी upward movement of water को, water की upward movement through the spaces of the columns of the paper is known as capillary action. Is known as capillary action. ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमने क्या बोला, हमने कौन सी इंक यूज करी है, ब्लैक इंक। कौन सी यूज करी है, इधर देखो सारे, हेलो इधर। हमने कौन से कलर की यूज की है इंक, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की इंक जो है बहुत सारे बाकी कलर से बनी हुई है। ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी अदर कलर्स। अब हर कलर की डिसॉल्व होने की कैपेसिटी डिफरेंट है और मूव करने के ऊपर स्पेस जो स्पीड है वो भी डिफरेंट है। मैंने क्या बोला कि जो ब्लैक कलर की इंक है वो डिफरेंट कलर से बनी है। हर कलर की डिसॉल्व होने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट कैपेसिटी से क्या कर सकता है, स्पीड से मूव करता है ऊपर। जो जितना ज्यादा तेज मूव करेगा वो आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा। तो जो जितना ज्यादा ब्लैक कलर की इंक में, सोचो मैंने 5 कलर्स लिए, A B C D E। मैंने
सबसे ज्यादा तेज है डिसॉल्व होता है और सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है, जबकि ए वाला सबसे स्लो है। तो मुझे बताओ टॉप में कौन सा कलर होगा? डी। तो डी वाला कलर जो जब हम थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो हमारे पास ऐसे से ना पूरी लाइन बन गई होगी अलग अलग कलर्स की। तो जो टॉप में होगा वो कौन सा कलर होगा? डी कलर। और सबसे पास वाला कलर कौन सा होगा? ए कलर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने क्या बोला? पेपर क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड हो रही है कि डिफरेंट हमारे पास जो सब्सटेंसेस है उनके डिसॉल्व होने की कैपेसिटी भी डिफरेंट है, उनकी मूव करने की स्पीड भी क्या है? डिफरेंट है। उनके मूव करने की स्पीड क्या है? डिफरेंट है। जो जितना ज्यादा स्पीड से मूव करेगा वो उतना ज्यादा हायर लेवल पे जा पाएगा। क्लियर हूं मैं इतनी? मैंने कोई दिक्कत अभी तक आपके लिए क्रिएट की हो दिमाग में? सब कुछ क्लियर सबको? तो इससे क्या हुआ? जो सबसे ऊपर था वो भी सेपरेट हो गया किससे? सबसे नीचे वालों से। तो ये हो गई हमारी सेपरेशन टेक्निक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने बता दिया कहाँ कहाँ यूज होती है। स्पिनिश स्लीव्स ले लो, उसके अलग अलग पिगमेंट्स निकालने हैं आपको। येलो ऑरेंज निकालना है, क्लोरोफिल ग्रीन निकालना है, तो पिगमेंट सेपरेट करने के लिए यूज हो सकता है। मैंने आपको खुद बताया अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए कि कितनी फूड कलरिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कई चीज़ों में सिर्फ कलर होता है बट वो एक्चुअल में वैसी होती ही नहीं है चीज़ें। तो वो फूड कलरिंग कितनी है डाली हुई है, कितने कलर्स डाले हुए हैं, वो सेपरेट करने के लिए, अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए यूज हो सकता है। फ्लावर के अंदर से अगर पिगमेंट्स निकालने उसके लिए यूज हो सकता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। Chromatography has been derived from two Greek words, that is chroma and graphene. Chroma means color, graphene means writing. इसका मतलब है कि अगर हमें कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? क्रोमेटोग्राफी। हमने क्या करा? ब्लैक कलर का इंक यहाँ पे डॉट लगा ली थी 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन पे। हमने वाटर को सॉल्वेंट थोड़ा सा डाला था, यहाँ पे यूज किया। कैपिलरी एक्शन यानी कि टाइनी स्पेसेस से वाटर जो था वो ऊपर ऊपर मूव किया। उसने डिफरेंट इंक्स को, डिफरेंट कलर्स को क्या करा? डिसॉल्व करा अपने अंदर और डिफरेंट स्पीड से वो क्या कर गई? ऊपर मूव कर गई। जितनी ज्यादा स्पीड उनकी तेज थी उतनी ज्यादा वो ऊपर रह गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये थी क्रोमेटोग्राफी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। कल हम लोग ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।